दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1494 दिन हो गए हैं, जबकि ईरान के ऊपर आक्रमण का आज 28वां दिन है। तथाकथित रूप से जो बातें चल रही हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, अप्रत्यक्ष रूप से, भले वो पाकिस्तान के माध्यम से हो या रूस के माध्यम से हो, अभी कोई खास प्रगति नहीं दिख रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो यूक्रेन का विंटर ऑफेंसिव, जिसमें उसने दक्षिण यूक्रेन में यानी जापोरिजिया क्षेत्र में 280 से 290 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा किया है, उससे भी आगे बढ़ने की उसकी कोशिश जारी है। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और उम्मीद की जाती है कि रूस की तरफ से भारी मात्रा में ज़बरदस्त काउंटर अटैक होगा, केवल जापोरिजिया ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी। यूक्रेन का जहां तक है, वेलिको मिखाइलोव जो निप्रोपेट्रोवस राज्य में है तथा उसे सटे हुए हुलियाई पोल फ्रंट पर भी वो आगे बढ़ रहा है। 85 में भी यूक्रेन का काउंटर अटैक स्टोपोचकी में थोड़े हद तक सफल रहा है और सिवेर्स्क दिशा में भी उसकी कोशिश है। हालांकि स्लोवियांस्क की तरफ रूसी सैनिकों का लगातार बढ़ना जारी है। इसके अलावा रूसी सैनिक दक्षिण में हुलियाई पोल के क्षेत्र में, जहां यूक्रेन की बढ़त नहीं है, वहां पर आगे बढ़े हैं। पुक्रोवस क्षेत्र में है ही है, लाइमान और कुपियांस्क में भी है, तथा साथ साथ वोल्चांस्क और सूमी में धीमी गति से लेकिन बढ़त जारी है। इंटरडिक्शन मिशन बहुत ज़बरदस्त है दोनों के तरफ से। ईरान युद्ध पर बात करते हैं। अमेरिका और आईडीएफ के तरफ से भारी संख्या में ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक और मिसाइल स्ट्राइक भी किया जा रहा है। दोनों के तरफ से लगातार साथ साथ कोशिश जारी है और आगे भी ऐसा लगता है कि अमेरिकी प्लान है कि भारी संख्या में एयर स्ट्राइक की जाए। ग्राउंड स्ट्राइक होगा कि नहीं, खार्ग आइलैंड में देखने की बात है। यदि खार्ग में होता है तो साथ साथ उससे सटे हुए लाराक आइलैंड है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए महत्वपूर्ण आइलैंड है, तथा अबू मूसा और उसके नज़दीकी के आइलैंड भी हैं। ये सारे उसमें शामिल होंगे। हालांकि उनके लिए एक कठिन ही नहीं बल्कि एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जो इजराइल के खिलाफ और ईरान के पक्ष में जाएगा। आईडीएफ का लगातार लेबनान के ऊपर और हिजबुल्लाह के खिलाफ बमबारी जारी है और जहां तक दक्षिणी लेबनान की बात है, आईडीएफ ने 25-26 मार्च को पूरी कोशिश की ताइबे से उसके साउथ वेस्ट कंतारा की तरफ तथा नॉर्थ वेस्ट देर सुरयान की तरफ आगे बढ़ने की, लेकिन सफल नहीं हुए। हिजबुल्लाह का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बड़ा ही सफल हो रहा है। 2 दर्जन से अधिक टैंक उड़ा चुके हैं आईडीएफ का, जो कि दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है। आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पूरे इजराइल की मीडिया बहुत खुश हो रही है कि तथाकथित रूप से एटीजीएम स्क्वाड्रन का या यूनिट का कमांडर, रैंक तो नहीं पता है, मान लेते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर के बराबर होगा, उसको मार दिया है। क्योंकि उन्हें लगता है कि उस एक को मार देने से उसकी एटीजीएम यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की क्षमता घट जाएगी। ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर इनका ग्राउंड ऑफेंसिव कहीं से भी सफल नहीं हो पा रहा है हिजबुल्लाह के खिलाफ। वैसे लेबनान की जहां तक नेशनल आर्मी है वह पीछे भाग चुकी है और यूनाइटेड नेशंस की जो सेना टुकड़ियां जहां पर हैं देखभाल करने के लिए, ताकि इजराइल आगे ना बढ़े, उसका कोई महत्व नहीं है, बेमानी हो चुका है। वैसे तो पूरा यूनाइटेड नेशन से बेमानी हो चुका है। जहाँ तक सीरिया की बात है, उसकी सरकार ने तो इस युद्ध में शामिल होने की बात नहीं की है, लेकिन उसका रेसिस्टेंस फोर्स या वास्तव में उसकी आर्मी पीएमएफ की तरफ से पूरी तरह से घोषणा की गई है कि वह अमेरिकी सेना के खिलाफ है और जहाँ जहाँ भी उनका इंटरेस्ट बनता है उसके खिलाफ वह ईरान और हिजबुल्लाह के साथ लड़ेंगे। अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। अब ऐसा लगता है कि इजराइल के कहने पर वह काम कर रहा है, चूँकि उसका गर्दन के साइज का फंदा इजराइल बना चुका है, ना कि इसका उल्टा। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, मैं संक्षिप्त में इसी तरह से आपके सामने आता रहूँगा और बताता रहूँगा कि क्या मुख्य घटनाएं घट रही हैं इस युद्ध में, जो कि 2 बड़े क्षेत्रों में है। आज के लिए बस इतना ही। कल या परसों फिर मिलते हैं।
धन्यवाद साथियों।